चलिए, तो जो हमारा चैप्टर था मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, उसमें एनसीईआरटी के कुछ अगले टॉपिक्स को हम लोग डिस्कस करते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है मोशन इन अ मैग्नेटिक फील्ड, है ना। हम लोगों ने किसी मैग्नेटिक फील्ड में अगर क्यू चार्ज v वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उस पर क्या फोर्स लगेगा, ये फॉर्मूला हम लोगों ने देखा था। लेकिन उस फोर्स के लगने की वजह से उसका मोशन कैसा हो सकता है उसे हम इस टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं ना। हमने जो फॉर्मूला सीखा था कि अगर कोई क्यू चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड बी में v वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उस पर फॉर्मूला जो फोर्स लगता था वो लगता था क्यू वी क्रॉस बी, है ना। क्रॉस प्रोडक्ट से हम लोग इस फॉर्मूले की वैल्यू निकालेंगे या मैग्नीट्यूड निकालेंगे। और जो इस फॉर्मूले की खास बात है कि जो फोर्स आने वाला है वो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के परपेंडिकुलर आने वाला है, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट का जो रिजल्ट आता है वो कुछ इसी तरीके का आता है ना। अब इसके कुछ अलग अलग कंडीशन से हम ये फोर्स लगेगा तो मोशन कैसा होगा उसे डिस्कस करते हैं। अच्छा, मैग्नीट्यूड की अगर इस फोर्स की हम बात करें तो इसका मैग्नीट्यूड होगा क्यू वी बी साइन थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड, है ना। वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो एंगल होगा थीटा वो यहां पर पुट किया जाएगा। ठीक, अगर मान लो पहली कंडीशन, इफ थीटा इज 0 डिग्री और 180 डिग्री, यानी कि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के पैरेलल हैं या एंटी पैरेलल है। मतलब जैसे मान लीजिए ये वेलोसिटी है और ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो गए, या वेलोसिटी इस तरीके से है और मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से है तो एंटी पैरेलल हो गए। दोनों ही केस में साइन थीटा की वैल्यू 0 आ जाएगी, क्योंकि साइन 0 भी 0 होता है और 180 डिग्री भी 0 होता है। यानी कि अगर पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में या मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया जाए, पैरेलल डायरेक्शन में या एंटी पैरेलल डायरेक्शन में वेलोसिटी उसे दे दी जाए, तो उस पर लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स 0 होगा। 0 होगा, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड कोई फोर्स नहीं लगाएगी उस पर। और अगर उस पर कोई फोर्स नहीं लगाया तो पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन में जिस डायरेक्शन में आपने उसे प्रोजेक्ट किया था उसी डायरेक्शन में मूव करता हुआ चला जाएगा। यानी कि इस केस में पाथ जो होगा पार्टिकल का वो कैसा होगा भाई, स्ट्रेट लाइन। पार्टिकल जो है वो स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा, क्योंकि कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है। कोई फोर्स नहीं लगेगा तो वो अपने पाथ से डेविएट नहीं होगा। पहला केस, पहली तो ये प्रोबेबिलिटी बन सकती है मैग्नेटिक फील्ड में मोशन करने की। नेक्स्ट केस डिस्कस करते हैं। है ना, मान लीजिए कि एंगल जो है वो 90 डिग्री है। सेकंड केस 90 डिग्री, अगर 90 डिग्री होगा तो साइन 90 की वैल्यू 1 होगी, यानी कि जो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा होगा वो मैक्सिमम लग रहा होगा क्यू वी बी के बराबर, क्योंकि साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है जो 90 डिग्री पर होती है। तो ये मैक्सिमम फोर्स लग रहा होगा। किस डायरेक्शन में लग रहा होगा या इसके लगने से किस तरह का पाथ पार्टिकल ले लेगा उसे डिस्कस करते हैं, है ना। मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके से है, क्रॉस। क्रॉस का मतलब क्या, परपेंडिकुलर टू द बोर्ड इनसाइड, है ना। ये ऐसे आपकी मैग्नेटिक फील्ड है, ये इस तरीके से परपेंडिकुलर टू द बोर्ड इनसाइड, है ना। और इसमें चार्ज पार्टिकल को इस डायरेक्शन में वेलोसिटी देकर छोड़ दिया गया, ये इस तरीके से वेलोसिटी देकर छोड़ दिया गया। तो आप ध्यान से देखिए, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है और वेलोसिटी इस तरफ है। वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन गया, यानी कि उस पर ये फोर्स लग रहा होगा, क्यू वी बी मैक्सिमम फोर्स लग रहा होगा। किस डायरेक्शन में लग रहा होगा ये भी देखते हैं। V क्रॉस B करना है तो V की तरफ अपनी फिंगर्स को फैलाना है और कर्ल B की तरफ करना है, यानी कि इनसाइड करना है। तो जैसे ही मैं इनसाइड करूंगा फोर्स ऊपर आएगा, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड इन दोनों के ही परपेंडिकुलर आएगा। ये फोर्स की डायरेक्शन होगी। मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, वेलोसिटी इधर है और फोर्स ऊपर आया, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट क्योंकि इसी तरीके का आता है। अब क्योंकि फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लग रहा है तो इसका वर्क डन अगर इस चार्ज पर आप निकालोगे तो 0 आएगा। वेलोसिटी और फोर्स के बीच में एंगल 90 डिग्री बन रहा है, यानी मैग्नेटिक फील्ड का वर्क डन जब भी मूविंग चार्ज पार्टिकल पर निकाला जाएगा 0 आएगा। अब ये फोर्स जो है इस वेलोसिटी की डायरेक्शन को ही चेंज कर सकता है, मैग्नीट्यूड को तो चेंज कर नहीं सकता क्योंकि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लग रहा है।
अलोंग तो लग नहीं रहा है, तो ये क्या करेगा, इसके पाथ को इस तरीके से कर देगा। अब जैसे ही पार्टिकल मान लीजिए कि यहां पहुंचा घूमता हुआ, तो वेलोसिटी जो है वो इस डायरेक्शन में हो गई, ये वेलोसिटी हो गई। अब फोर्स इस तरफ लगने लगेगा, ये फोर्स की डायरेक्शन हो जाएगी। फिर से वो उसकी डायरेक्शन चेंज करेगा और पार्टिकल जो है इस तरीके से डायरेक्शन चेंज करते 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 सर्कुलर पाथ ले लेगा। ये मैग्नेटिक फील्ड यहां भी बना देते हैं, ये पाथ होगा सर्कुलर पाथ। और इस पाथ में आप पाएंगे कि पार्टिकल पर जो फोर्स लग रहा है वो हमेशा, जैसे पार्टिकल अगर यहां है तो उसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है तो फोर्स ऐसे लग रहा है, पार्टिकल यहां है तो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है तो फोर्स ऐसे लग रहा है। पार्टिकल पर जो ये फोर्स लग रहा है ये हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, ये वेलोसिटी और ये फोर्स। पार्टिकल पर ये जो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है ये हमेशा उसके परपेंडिकुलर है। यानी कि अगर वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल 90 डिग्री है तो जो फोर्स लगेगा वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लग रहा होगा, और पार्टिकल का जो पाथ होगा वो कैसा होगा, सर्कुलर। और ये फोर्स हमेशा इस सर्कल की रेडियल डायरेक्शन में लगेगा, टूवर्ड्स द सेंटर, रेडियली इनवर्ड इसे कह सकते हैं, इस डायरेक्शन को कह सकते हैं रेडियली इनवर्ड। जब आपने 11th क्लास में सर्कुलर मोशन पढ़ा होगा तो टूवर्ड्स द सेंटर या रेडियली इनवर्ड जो फोर्स लगता है उसे हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। यानी कि यहां पर जो ये मैग्नेटिक फोर्स है ये सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा है। इस पार्टिकल को सर्कल में मूव करवाने के लिए यही फोर्स इसे सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करवा रहा है। और सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू mv²/r फॉर्मूले से हम निकालते हैं। और यहां पर जो F लग रहा है वो कितना है, QVB। तो यानी कि यहां पर जो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है वो सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर हो जाएगा, और मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू जो QVB के बराबर है वो mv²/r के बराबर होगी। यानी कि अगर आपको इस सर्कल की रेडियस निकालनी है तो ये फॉर्मूला यूज करके आप इस सर्कल की रेडियस निकाल सकते हैं। क्या इस सर्कल की रेडियस होगी, 1v से 1v कैंसिल हो गया है, और r की वैल्यू यहां पर mv/qb निकल कर आ गई। आप ध्यान से देखिए, जितनी ज्यादा रफ्तार से आप पार्टिकल को फेंकोगे उतनी ही बड़ी सर्कल का वो उतनी ही बड़ी रेडियस का वो सर्कल बनाएगा। जितने ज्यादा मोमेंटम, ये mv क्या लिखा हुआ है, मोमेंटम, यानी कि जितने ज्यादा मोमेंटम से पार्टिकल को अंदर फेंका जाएगा उतनी ही बड़ी रेडियस का वो सर्कल लेगा, है ना। और क्या चीज इसमें हम निकाल सकते हैं, और इसमें ये निकाल सकते हैं कि ये पार्टिकल एक चक्कर पूरा करने में, एक सर्कल पूरा करने में कितना टाइम ले रहा है, दैट इज टाइम पीरियड। सो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा इसका टाइम पीरियड होगा 2πr/v, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इसने डिस्टेंस कवर की 2πr एक चक्कर में और स्पीड थी इसकी v। तो यहां से आप r/v की वैल्यू निकालिए, r/v की वैल्यू यहां से mv/qb के बराबर आ रही है, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला हो जाएगा 2πm/qb। ये पार्टिकल एक सर्कल पूरा करने में कितना टाइम ले रहा है उसका फॉर्मूला। एक और चीज, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 1 टाइम पीरियड। 1 टाइम पीरियड का मतलब इसका उल्टा, तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी qb/2πm। आप ध्यान से देखिए, फ्रीक्वेंसी का मतलब हो गया एक सेकंड में नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस किसने कितने पूरे कर लिए, वो फ्रीक्वेंसी जो है वो आई qb/2πm। ये फ्रीक्वेंसी जो है कितनी वेलोसिटी से आपने अंदर देकर फेंकी इस बात पर डिपेंड नहीं कर रही है। ये टाइम पीरियड जो है ये इस बात पर डिपेंड नहीं कर रहा है कि आपने इसे कितनी रफ्तार से अंदर फेंका है, कितनी वेलोसिटी देकर इसे अंदर फेंका है। और इसी प्रॉपर्टी का फायदा उठाकर हम इस कंसेप्ट को यूज करते हैं साइक्लोट्रॉन बनाने में। साइक्लोट्रॉन जो चार्ज पार्टिकल को हायर एनर्जी तक एक्सेलरेट कर देता है, उस डिवाइस का नाम है। और वो डिवाइस इसी कंसेप्ट पर, इसी प्रिंसिपल पर बेस्ड है कि इसका टाइम पीरियड या इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो इस बात पर डिपेंड नहीं कर रही है कि आपने चार्ज पार्टिकल को स्टार्टिंग में कितनी एनर्जी दी है। वेलोसिटी मतलब हाफ mv² बोले तो एनर्जी, कितनी एनर्जी देकर पार्टिकल को आपने अंदर फेंका है वो इस बात पर डिपेंड नहीं कर रही है। क्लियर है भाई बात। तो अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो तो ये सब चर्चाएं आपसे वो कर सकता है, ये सब फॉर्मूले यूज करके क्वेश्चंस बना सकता है। किस रेडियस का सर्कल बनाएगा, किस टाइम पीरियड, कितने टाइम पीरियड में एक सर्कल पूरा कर लेगा, या नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस इन 1 सेकंड कितने होंगे। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ रेडियस, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी।
नेक्स्ट केस बात करते हैं, और क्या केस बन सकता है। नेक्स्ट थर्ड केस, 0 डिग्री देख लिया, 90 डिग्री देख लिया। अब मान लीजिए कोई जनरल केस होता, ना 0 ना 90, इन दोनों के बीच का कोई भी एंगल है ना। इफ थीटा इज बिटवीन 0 डिग्री टू 90 डिग्री, है ना, ऐसा अगर कोई केस होता तो जो फोर्स की वैल्यू होती वो क्यू वी बी साइन थीटा, ये कुछ निकल कर आती, जो भी साइन थीटा की वैल्यू होती वो यहां पर पुट कर देते और फोर्स की वैल्यू निकाल लेते। चलिए डिस्कस करते हैं कैसा मोशन होगा पार्टिकल का। मान लीजिए कि मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गई आपकी, ठीक। चार्ज पार्टिकल जो है इसे मैंने ये कुछ डायरेक्शन में वेलोसिटी दी वी, जो कि मैग्नेटिक फील्ड से थीटा एंगल पर है, और इसे प्रोजेक्ट कर दिया, ठीक है। अब इसकी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट में यहां पर कर रहा हूं, एक ये कंपोनेंट जो v cos थीटा के बराबर होगा, और एक ये वाला कंपोनेंट जो v sin थीटा के बराबर होगा, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, ये जो v cos थीटा वाला कंपोनेंट है, ये तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही आ गया, तो इस वाली वेलोसिटी की वजह से पार्टिकल पर कोई फोर्स नहीं लगेगा और पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में ही मूव करना चाहेगा। और ये जो v sin थीटा वाली वेलोसिटी है, जो कि मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आ रही है, ये इस पर टूवर्ड्स द सेंटर या रेडियली इनवर्ट एक फोर्स लगाएगी और इसे सर्कल करवाना चाहेगी। यानी कि ये पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में भी जाना चाह रहा है और सर्कल भी करना चाह रहा है। अच्छा, सर्कल कैसा, फोर्स देख लेते हैं किस डायरेक्शन में आ रहा है। वेलोसिटी ऊपर है, मैग्नेटिक फील्ड आगे है, तो फोर्स इनवर्ड आएगा। इनवर्ड आएगा यानी कि सेंटर जो होगा वो इस तरफ होगा, तो ऐसा कुछ सर्कल करेगा, ये ऐसा कुछ सर्कल करेगा। तो ये तो सर्कल करना चाह रहा है इस v sin थीटा की वजह से, और v cos थीटा की वजह से आगे मूव करना चाह रहा है, यानी कि ये सर्कल भी करेगा और आगे भी चलेगा, यानी कि कुछ इस तरीके का पाथ इसका होगा। दिस पाथ इज नोन एज हेलिकल पाथ। ये कुछ पाथ ये लेगा, ये ऐसा कुछ पाथ बनेगा आपका, हेलिकल पाथ। क्यों? क्योंकि v cos थीटा वाले कंपोनेंट की वजह से कोई फोर्स नहीं है, तो स्ट्रेट लाइन में मूव करना चाह रहा है, और v sin थीटा वाले फोर्स की वजह से सेंट्रीपिटल फोर्स इसे मिल रहा है टूवर्ड्स द सेंटर, इस वजह से सर्कल करना चाह रहा है, तो सर्कल भी कर रहा है और आगे भी जा रहा है। दिस पाथ इज नोन एज हेलिकल पाथ। अगर इस पाथ में जो सर्कल बन रहे हैं उनकी रेडियस आपसे वो पूछे तो रेडियस आ जाएगी, अभी हमने फॉर्मूला देखा था mv/qb, v यहां पर इस बार v sin थीटा होगा क्योंकि इसी वाली वेलोसिटी की वजह से ये सर्कल कर रहा है, तो जो रेडियस आएगी वो आएगी mv sin θ/qb, ये इस सर्कल की रेडियस होगी। एक और चीज जिसमें आपसे वो निकलवा सकता है कि एक सर्कल जब इसने कंप्लीट कर लिया, तो जितने टाइम में एक सर्कल इसने कंप्लीट कर लिया उतने ही टाइम में कुछ आगे भी चला गया। जैसे एक सर्कल इसने जब कंप्लीट कर लिया तो यहां से ये पार्टिकल यहां आ गया, यहां से और यहां आ गया। इस लेंथ को बोलते हैं पिच। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दिस पार्टिकल इन वन टाइम पीरियड इज कॉल्ड पिच ऑफ दिस हेलिकल पाथ। तो वो पिच क्या हो जाएगी? पिच हो जाएगी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो इसने डिस्टेंस कवर की है, वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में v cos थीटा स्पीड से चल रहा है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो डिस्टेंस कवर करेगा वो स्पीड इनटू टाइम फॉर्मूला लगा के आप निकाल सकते हैं। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में स्पीड है इसकी v cos थीटा, और टाइम क्या लेंगे, एक सर्कल पूरा करने में जो टाइम लगता है वो, और वो टाइम होता है 2 pi m/qb, तो आप इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 pi m/qb से, तो ये पिच का फॉर्मूला आ गया कि भाई एक सर्कल जब इसने कंप्लीट कर लिया तो उतने टाइम में ये आगे कितना मूव कर गया, अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड कितना मूव कर गया, दैट डिस्टेंस इज नोन एज पिच, और ये उसका फॉर्मूला। ये दो चीजें आपसे इस हेलिकल पाथ में पूछी जा सकती है। तो 0 डिग्री या 180 डिग्री वाला केस हो तो पाथ स्ट्रेट लाइन होगा, 90 डिग्री वाले केस में एक परफेक्ट सर्कल बनेगा,
और एंगल अगर 0 से 90 डिग्री के बीच में है तो पाथ हेलिकल होगा। उस हेलिकल पाथ की क्या रेडियस होगी, क्या पिच होगी, ये क्लियर है भाई। इतनी बातें मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड में आपसे पूछी जा सकती है। आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे डिस्कस करते हैं मोशन इन अ कंबाइंड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, है ना। अभी अपन ने देखा था कि मैग्नेटिक फील्ड अगर है और उसमें किसी चार्ज पार्टिकल को छोड़ा जाए तो उसका पाथ कैसा कैसा हो सकता है। अब अपन सीख रहे हैं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है और उसमें अगर एक चार्ज पार्टिकल को छोड़ा जाए तो वो क्या उस पर फोर्स लगेगा और कैसा वो पाथ ले सकता है ना। तो हमने एक टॉपिक पढ़ा था लॉरेंट्ज फोर्स, जिसमें ये बताया गया था कि E अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और B एक मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें एक चार्ज पार्टिकल को छोड़ा जाता है तो उस पर जो नेट फोर्स लगता है जिसे लॉरेंट्ज फोर्स हम लोग कहते हैं, उसकी वैल्यू QE प्लस QV क्रॉस B के बराबर होती है। दोनों फोर्स को निकालो, उसका वेक्टर सम कर दो तो नेट फोर्स कितना निकल कर आ जाता है, उस पर ये निकल कर आ जाता है। ठीक, अब मान लीजिए कि मैंने क्या किया, चार्ज पार्टिकल को या इलेक्ट्रिक फील्ड जो लगाई वो इस डायरेक्शन में लगाई, ऐसे वर्टिकली अपवर्ड, इस डायरेक्शन में मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी। ठीक, मैग्नेटिक फील्ड जो मैंने रखी वो इस तरीके से रखी, डॉट, डॉट का मतलब परपेंडिकुलर टू दी बोर्ड आउटसाइड, ये मेरी मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर, इसे क्रॉस्ड फील्ड बोलते हैं ना, क्रॉस्ड फील्ड। इस तरह की जब भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का कॉम्बिनेशन रखेंगे तो इसे क्रॉस्ड फील्ड बोलेंगे। ठीक है, ये मेरी मैग्नेटिक फील्ड हो गई, ये मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। ठीक, और इसमें जो चार्ज पार्टिकल है उसको मैंने छोड़ा ये इस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में v वेलोसिटी देकर उसे छोड़ दिया, और उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड कंबाइन की वजह से जो फोर्स लग रहा है उसकी चर्चा की। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से QE का फोर्स तो अपवर्ड डायरेक्शन में ही लग जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो उसी डायरेक्शन में फोर्स लगाती है जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, Q इंटू E का। और मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू QV क्रॉस B से निकालेंगे और डायरेक्शन के लिए राइट हैंड थंब रूल यूज करेंगे तो वेलोसिटी इधर, मैग्नेटिक फील्ड बाहर, थंब आएगा नीचे, यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड लगेगा जिसकी वैल्यू QVB के बराबर होगी, क्योंकि यहां पर एंगल 90 डिग्री है वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड में, तो जो मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स लगेगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स लगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में लगा और मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स जो लगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगा। और मैं अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का ऐसा कॉम्बिनेशन ले लूं, ऐसी वैल्यू ले लूं जिससे ये QE और QVB का मैग्नीट्यूड बराबर हो, तो इस पार्टिकल पर लगने वाला नेट फोर्स 0 हो गया। E और B की ऐसी वैल्यू मैंने सेलेक्ट की ताकि जितना QE की वैल्यू आए उतना ही Q इंटू V इंटू B की वैल्यू आए, तो नेट फोर्स कितना हो गया, इस पार्टिकल पर 0 हो गया। और अगर नेट फोर्स पार्टिकल पर 0 हो गया तो ये पार्टिकल सीधा चलता जाएगा, अनडिफ्लेक्टेड, सीधा निकल जाएगा, कोई डिफ्लेक्शन नहीं आएगा। ये कंसेप्ट यूज किया जाता है एक पर्टिकुलर डिवाइस में ताकि आप एक पर्टिकुलर वेलोसिटी के पार्टिकल्स को डिफरेंट, अलग सेट सेलेक्ट कर पाए बाकी पार्टिकल से। इसे कहते हैं वेलोसिटी सेलेक्टर। वेलोसिटी सेलेक्टर एक पर्टिकुलर वेलोसिटी के चार्ज पार्टिकल्स को अलग करने के लिए बाकी पार्टिकल्स से इस कंसेप्ट का यूज किया जाता है। वो कौन सी वेलोसिटी के पार्टिकल्स होंगे जो अलग हो जाएंगे बाकियों से, जो सीधे चलकर आ जाएंगे, जो डिफ्लेक्ट नहीं होंगे, जिनके लिए E और B का रेशियो ऐसा बनेगा कि नेट फोर्स 0 हो जाएगा, वो पार्टिकल्स सीधे स्ट्रेट लाइन में मूव करते हुए चलकर आ जाएंगे और बाकी पार्टिकल से अलग हो जाएंगे। क्या वेलोसिटी होगी उनकी वो निकालते हैं। Q इंटू E जो है ये बराबर आया QVB के, तभी पार्टिकल जो है वो अनडिफ्लेक्टेड सीधा चलकर आएगा। तो यहां से Q कैंसिल हो गया और V की वैल्यू कितनी आ गई, E/B। जिन पार्टिकल्स की वेलोसिटी इस रेशियो के बराबर होगी वही पार्टिकल्स बिल्कुल स्ट्रेट चलकर आ जाएंगे और अलग हो जाएंगे बाकी पार्टिकल से, क्योंकि बाकी पार्टिकल्स के लिए ये रेशियो फॉलो नहीं हो रहा होगा
और वो पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हो जाएंगे और बाकी पार्टिकल्स बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में चलकर आ जाएंगे, उस पर्टिकुलर वेलोसिटी के पार्टिकल्स अलग हो जाएंगे। जिस डिवाइस से ये किया जाता है उसे वेलोसिटी सेलेक्टर हम लोग कहते हैं। तो इस डिवाइस का या वेलोसिटी सेलेक्टर का सबसे पहले यूज किया था थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का चार्ज पर मास रेशियो जानने के लिए। इलेक्ट्रॉन का Q/m रेशियो जानने के लिए सबसे पहले इस कंसेप्ट का यूज जो किया था वो किसने किया था? थॉमसन ने, ताकि वो क्या जान पाए? इलेक्ट्रॉन का चार्ज पर मास रेशियो जान पाए। ठीक है, तो ये था कंबाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड में लगने वाले फोर्सेस की वैल्यू किसी पर्टिकुलर चार्ज पार्टिकल पर। उसके थ्रू उस कंसेप्ट का यूज करके अपन ने एक डिवाइस बनाई, दैट इज वेलोसिटी सेलेक्टर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं साइक्लोट्रॉन की, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। साइक्लोट्रॉन क्या है? एक ऐसी डिवाइस है जिसके थ्रू हाई एनर्जी के एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल्स हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। कैसे करते हैं, क्या इसका स्ट्रक्चर होता है, क्या कंसेप्ट होता है? कंसेप्ट प्रिंसिपल की बात हम लोग कर चुके हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड वाला फोर्स है उसकी वजह से जो पार्टिकल सर्कल करता है, वहां पर जो टाइम पीरियड या फ्रीक्वेंसी होती है वो इस बात पर डिपेंड नहीं करती कि पार्टिकल को कितनी एनर्जी दी गई है। ठीक है, यहां पर कुछ ऐसा अरेंजमेंट है, ये दो डी लेटर जैसे सेमी सर्कुलर डिस्क हैं, जिन डिस्क से अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है परपेंडिकुलर टू द बोर्ड आउटसाइड। ठीक, और इन दोनों के बीच में एक अल्टरनेटिंग सोर्स लगाया गया है, जिनके थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों डीज के बीच में प्रोवाइड करवाया जाएगा। और अल्टरनेटिंग सोर्स इसलिए कि वो पोटेंशियल डिफरेंस जो है या उनकी जो पोलैरिटी है वो भी एक पर्टिकुलर टाइम बाद क्या होती रहे? चेंज होती रहे। इस तरीके का मैंने अरेंजमेंट किया है। अब मैंने क्या किया, एक चार्ज पार्टिकल को जिसका चार्ज था Q, उसे यहां पर प्लेस किया, इस D के इस वाले जगह पर प्लेस किया, और सपोज कीजिए कि इस समय ये वाला टर्मिनल पॉजिटिव है, ये वाला टर्मिनल नेगेटिव है और पोटेंशियल डिफरेंस V है। तो ये पॉजिटिव चार्ज यहां पर है और इन दोनों डीज के बीच में इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट होगा टूवर्ड्स द अदर सेमी सर्कुलर डिस्क और डी, और पोटेंशियल एनर्जी गेन कर लेगा Q इंटू वी की, या एनर्जी गेन कर लेगा Q इंटू वी की, क्योंकि V पोटेंशियल डिफरेंस से इसे एक्सेलरेट आपने करवा दिया। ये पार्टिकल इस तरीके से आएगा और यहां आ जाएगा। यहां के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। अब यहां के बाद ये मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर जाएगा किसी वेलोसिटी v से, और जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा तो इस पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा और ये सर्कल करने लग जाएगा इस तरीके से। ठीक है, और ये सर्कल करने के बाद जैसे ही यहां पर पहुंचा, तो यहां पर पहुंचने के बाद फ्रीक्वेंसी इस तरीके से सेट की गई इस अल्टरनेटिंग सोर्स की कि जो प्लेट पॉजिटिव थी वो नेगेटिव हो गई और जो प्लेट नेगेटिव थी वो पॉजिटिव हो गई। जैसे इसने हाफ सर्कल पूरा किया उतने ही टाइम में ये पॉलिटी भी हमने क्या कर दी? रिवर्स कर दी। और जैसे ही ये पार्टिकल यहां पहुंचा फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड में एक्सेलरेट हुआ और एक्सेलरेट होकर यहां पहुंच गया, यानी कि फिर से इसको Q इंटू वी की एनर्जी मिली। और जैसे ही Q इंटू वी की एनर्जी मिली इसकी स्पीड बढ़ गई, और बढ़ी हुई स्पीड से जैसे ये यहां पहुंचा फिर से एंटर कर गया कहां पर? मैग्नेटिक फील्ड में। तो इसने फिर से सर्कल बनाना स्टार्ट किया। अब जो सर्कल बनेगा वो बड़ी रेडियस का बनेगा। क्यों? क्योंकि स्पीड बढ़ चुकी है, और जैसे जैसे स्पीड बढ़ती है सर्कल का रेडियस बढ़ता जाता है, बड़ा सर्कल करने लगता है। तो इसी तरीके से हर बार क्या होगा, ये हाफ सर्कल कंप्लीट करेगा, यहां पहुंचेगा, एक्सेलरेट होगा, फिर सर्कल करेगा, यहां पहुंचेगा, एक्सेलरेट होगा, फिर सर्कल करेगा, और इसी तरीके से सर्कल करते 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 हम इसकी एनर्जी बढ़ाते रहते हैं और एक पर्टिकुलर प्लेस से इसका इनलेट करवा लेते हैं या एग्जिट करवा लेते हैं। तो हमें जो अब चार्ज पार्टिकल मिलेगा उसके पास बहुत सारी एनर्जी होगी, जिस एनर्जी का यूज आप डिफरेंट पर्पज के लिए कर सकते हैं। यहां पर खास ध्यान देने वाली जो बात है वो ये है कि हमने इस प्रिंसिपल का यूज किया कि मैग्नेटिक फील्ड में जब ये पार्टिकल मूव किया तो इसकी फ्रीक्वेंसी या टाइम पीरियड जो है वो इस बात पर डिपेंडेंट नहीं था कि इसकी स्पीड कितनी है। ये घूमकर आया और यहां पहुंचा, हमने एक्सेलरेट करवाया, एक्सेलरेट करवाकर एनर्जी बढ़ाई, फिर घूमकर यहां आया, एक्सेलरेट करवाया, एनर्जी को बढ़ाया, और इसी तरीके से बड़े बड़े सर्कल कंप्लीट करते हुए इसका क्या करवा लिया? एग्जिट करवा लिया। हमें एक हायर एनर्जी का
एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल मिल गया, और यहां पर जो फ्रीक्वेंसी सेट की गई थी वो इस तरीके की गई थी कि जितने टाइम में ये आधा सर्कल कंप्लीट करे उतने ही टाइम में पोलैरिटी को हम क्या कर दें, चेंज कर दें, ताकि एक रिवोल्यूशन में 2 बार एक्सेलरेट पार्टिकल कर जाए, 2 बार उसकी एनर्जी बढ़ जाए Q इंटू V से। क्लियर है भाई बात? तो जिस टाइम में ये एक सर्कल पूरा करता है, जिसकी वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं मैग्नेटिक फील्ड में 2 पाई m बाई क्यू बी, या फ्रीक्वेंसी जो होती है उसे क्या फॉर्मूला देंगे, क्यू बी बाई 2 पाई m, इसे कहा गया साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी, है ना, इसे क्या कहा गया, साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी। और जो फ्रीक्वेंसी अप्लाइड वोल्टेज की है, जो आप वोल्टेज है जिसे आप अप्लाई कर रहे हो उसकी भी फ्रीक्वेंसी है, वो भी अपनी जो पोलैरिटी है वो किसी ना किसी टाइम पीरियड में चेंज कर रहा है, तो उसकी भी कुछ फ्रीक्वेंसी होगी। उस फ्रीक्वेंसी को कहा गया FA, फ्रीक्वेंसी ऑफ अप्लाइड वोल्टेज। ये दोनों बराबर होने चाहिए ताकि एग्जैक्टली उसी टाइम बाद पार्टिकल एक्सेलरेट हो जितने टाइम बाद उसने अपना आधा चक्कर क्या कर लिया है, पूरा कर लिया है। सो फ्रीक्वेंसी ऑफ अप्लाइड वोल्टेज एंड साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी क्या रहनी चाहिए, बराबर रहनी चाहिए। अब ये सर्कल पूरा करते 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 लगभग जब इसकी रेडियस इस सेमी सर्कुलर डिस्क के या डी के बराबर हो जाएगी, तब इसे हम क्या करवा लेंगे, एग्जिट करवा लेंगे। मान लेते हैं कि इसकी ये जो डी है इसकी रेडियस आर है, तो ये जो सर्कल पूरा कर रहा होगा वो आर एम वी अपॉन क्यू बी के बराबर होगी, एग्जिट पर जो इसकी स्पीड है वो। तो यहां से v की वैल्यू कितनी होगी, क्यू बी आर अपॉन एम, और इसके पास एनर्जी कितनी होगी, हाफ एम वी स्क्वायर। इतनी इसके पास एनर्जी आ चुकी होगी। हाफ एम वी स्क्वायर की वैल्यू आप पुट कीजिए तो यहां से आ जाएगा क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर बाय 2m। इतनी एनर्जी ये गेन कर लेगा, टोटल एनर्जी इसने इतनी गेन कर ली जब ये एग्जिट पर आया। एग्जिट पर आया तो लगभग इसकी रेडियस इस डी की रेडियस के बराबर हो चुकी थी और इसके पास स्पीड इतनी आ चुकी थी। हाफ एम वी स्क्वायर करके जब आपने एनर्जी कैलकुलेट इसके पास की तो कितनी आई, वो लगभग इतनी एनर्जी से आपको एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल मिला, जिसका यूज न्यूक्लियस पर करके, न्यूक्लियस पर बॉम्बार्ड करके न्यूक्लियस के बारे में और सिग्निफिकेंट नॉलेज गेन करने के लिए आप कर सकते हैं, या इन पार्टिकल्स को किसी सॉलिड के अंदर इंजेक्ट करवा के उस सॉलिड की प्रॉपर्टीज चेंज करने के लिए भी और उसे स्पेसिफिक बनाने के लिए भी कर सकते हैं। हॉस्पिटल्स में डायग्नोसिस में या और किसी पर्टिकुलर रीजंस के लिए इस पर्टिकुलर कंसेप्ट का या इन हाई एक्सेलरेटेड एनर्जी चार्ज पार्टिकल का यूज किया जाता है। सो दैट इज योर साइक्लोट्रॉन। चलिए अब अभी तक अपन ने जो पार्ट रिवाइज किया आज, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। पहला सवाल है, इफ द एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड इज 0 to 90 देन पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल। इस केस में आपको पता है हेलिकल पाथ हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेडियस ऑफ सर्कल डिस्क्राइब्ड बाय चार्ज पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड। आर का फॉर्मूला आपसे पूछा गया है, आर इज इक्वल टू एम बी बाय क्यू बी। नेक्स्ट, द डिस्टेंस मूव्ड अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड इन वन रोटेशन इज कॉल्ड पिच। जब हेलिकल पाथ होता है तो पिच वे निकल कर आ जाती है। नेक्स्ट, विच साइंटिस्ट फर्स्ट यूजेस द कंसेप्ट ऑफ वेलोसिटी सेलेक्टर। वेलोसिटी सेलेक्टर किसने यूज किया था भाई, थॉमसन ने यूज किया था इलेक्ट्रॉन का चार्ज पर मास रेशियो जानने के लिए। नेक्स्ट, द वेलोसिटी ऑफ अ चार्ज पार्टिकल विच मूव्स अनडिफ्लेक्टेड इन अ वेलोसिटी सेलेक्टर इज गिवन बाय v इज इक्वल टू e बाई बी। उसका फॉर्मूला होता है, कभी भूल जाए तो QE इज इक्वल टू QEB कर लें आप, है ना। नेक्स्ट, साइक्लोट्रॉन इज इन्वेंटेड बाय। साइक्लोट्रॉन किसने बनाया था, दो साइंटिस्ट थे, लॉरेंस एंड लिविंगस्टन। इन्होंने इसको सबसे पहले बनाया था। The D is used in cyclotron or look like letter D की तरह की ये दिखाई देती है ना। साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ अप्लाइड वोल्टेज आर रिलेटेड एज, ये दोनों बराबर होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, साइक्लोट्रॉन इज यूज्ड टू प्रोड्यूस हाई एनर्जी चार्ज पार्टिकल्स। हाई एनर्जी चार्ज पार्टिकल आपको चाहिए तो आप साइक्लोट्रॉन का यूज कीजिए। वैल्यू ऑफ साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी इज गिवन बाय, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या था भाई, टाइम पीरियड का था 2 पाई m बाई क्यू बी, तो फ्रीक्वेंसी का उसका उल्टा QB अपॉन 2 पाई। क्लियर है।